स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए अब 250 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है। 24 फरवरी में रशियन इन्वेजन के चलते ईस्टर्न यूरोप के ये दोनों देश तबाही की कई मंजर देख चुके हैं, लेकिन अभी भी इनमें से एक देश अपनी आज़ादी और एक देश अपने हक के लिए जी जान से लड़ रहा है। इनफैक्ट जैसे जैसे ये वॉर प्रोग्रेस कर रहा है, वैसे वैसे ये साफ हो रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए इन्वेजन का ये डिसीजन उस बूमर रैंक की तरह साबित हो रहा है, जिसे उन्होंने तबाही के मकसद से यूक्रेन की ओर फेंका तो जरूर था, लेकिन अब वो खुद एक तबाही बनकर पलटते हुए रशिया के साथ साथ वेस्टर्न इकोनॉमीज की तरफ भी आ रहा है। वॉर के शुरुआती दिनों में पुतिन को लगा था कि ये एक शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होगा और रशिया की विक्ट्री आसान होगी, लेकिन जल्द ही रशिया के सामने इस वॉर के बढ़ते कॉस्ट और सप्लाई इश्यूज मेजर ऑब्स्टिकल्स बनकर सामने आने लगे और ये कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेलमेट की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट कई ऑब्जर्वर्स रशिया के इस कैंपेन को 1979 के सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रशियन इन्वेजन के पहले ही फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन एल्ब्राइट ने आर्ग्यू किया था कि यूक्रेन में रशिया को वैसे ही एक इंसर्जेंसी फेस करनी होगी जैसा सोवियत रशिया ने अफगानिस्तान में किया था। हमें याद रखना चाहिए कि रशिया लेड एंटी वेस्ट डिफेंस ट्रीटी, वॉर्सो पैक्ट और अल्टीमेटली यूएसएसआर के डाउनफॉल के पीछे भी एक बड़ा हाथ अफगानिस्तान में रशिया की डिफीट का ही था। जिस तरह अफगान गुरिल्ला ग्रुप्स यानी मुजाहिदीन के हाथों सोवियत्स की हार हुई थी, वैसा ही कुछ यूक्रेन में रिपीट होने की आशंका जगाई जा रही है। अब ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन एक समय व्लादिमीर पुतिन ने 1979 के सोवियत इन्वेजन को ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफ ऑफ सेंचुरी कहा था। आज पुतिन शायद वही गलती दोहराने जा रहे हैं, स्पेशली जब यूएस लेड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोवोकेशन के खिलाफ इस जंग का जस्टिफिकेशन वीकन होता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन के लिए यूक्रेन हमेशा से एक प्रॉक्सी था जिससे वो यूएसए और नेटो से फाइट कर सकें। उन्होंने पब्लिकली इस मिलिट्री अलायंस और उसके एक्सपेंशन के खिलाफ लगातार अपने ऑपोजिशन को एक्सप्रेस किया है। उधर इनिशियली यूक्रेन के सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करने की आड़ में अमेरिका इस नैरेटिव को रेजिस्ट करता रहा, लेकिन जिस तरह ये वॉर एस्केलेट हुआ उससे यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। रशिया ने जिस तरह इस इन्वेजन को अंजाम दिया उससे अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला था, लेकिन कई एनालिस्ट का मानना है कि यूएस फॉरेन वॉर्स में अपने इन्वॉल्वमेंट के इन फेमस ट्रैक रिकॉर्ड को हमेशा भूल जाता है और अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन में भी यूएसए को अपने लिमिटेशंस और लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे 1989 में अफगानिस्तान से सोवियत का विड्रॉल हो या फिर 2021 में अमेरिका का मेजर पावर्स के बीच ऐसे प्रॉक्सी वॉर्स का पैटर्न, सेम सिनेरियो अब यूक्रेन में भी रिपीट हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूक्रेन और अफगानिस्तान क्राइसिस के सिमिलर पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिपीट होते रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया हमेशा एक मिलिटराइज्ड कंट्री रहा है जिसका प्राइमरी फोकस है सर्वाइवल। यूरोप और एशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ ये मैसिव कंट्री अपने इतिहास में कई मेजर इन्वेजन्स को झेल चुका है, जैसे 13th सेंचुरी में मंगोल इन्वेजन, 1812 में नेपोलियन का कैंपेन और 1941 में हिटलर का अटैक। नेचुरली अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना उसका एक हिस्टोरिकल कंसर्न बन गया है। रशियन स्टडीज के प्रोफेसर क्रेग कार्टलन रशिया के इस एटीट्यूड को डिफेंसिव एक्सपेंशनिज्म कहते हैं।
बेसिकली रशिया की सोच ये है कि अगर कोई हॉस्टाइल नेबर या कोई पोटेंशियली हॉस्टाइल नेबर है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट पॉलिसी ये है कि उस नेबर पे अटैक करके उसे एनेक्स या तो वीक कर दिया जाए। लेकिन देखा गया है कि ऐसे वॉर्स ऑफ चॉइस या अनप्रोवोक्ड ऑफेंसिव वॉर अक्सर फेलियर में तब्दील हो जाते हैं। इसका शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। दोस्तों 1979 के इन्वेजन को जस्टिफाई करते हुए सोवियत लीडर्स ने यह क्लेम किया था कि सिविल वॉर से जूझ रहे अफगानिस्तान के हाफिजुल्लाह अमीम की सरकार ने सोवियत रशिया से मदद मांगी थी। मॉस्को ने यह भी एश्योर किया था कि अफगान गवर्नमेंट के कहते ही सोवियत ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये वो समय था जब कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के चलते सोवियत यूनियन अपने सदर्न नेबर को इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए अपना सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता था। लेकिन सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के बजाय अफगानिस्तान में 10 साल तक चलने वाले सोवियत कैंपेन ने सिर्फ एक्सट्रीमिज्म और इनसिक्योरिटी को इनकरेज किया। सोवियत रशिया की 40th आर्मी के द्वारा किए गए इस इन्वेजन के खिलाफ अफगान रेजिस्टेंस काफी मैसिव और स्पॉन्टेनियस था। लेकिन इस रेजिस्टेंस में अफगान्स अकेले नहीं थे। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने तुरंत अपने कोल्ड वॉर राइवल के खिलाफ स्ट्रेटेजिक अलायंस को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था। सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यूएसए इस इंसर्जेंसी को फंड करने में लग गया। यही नहीं, पाकिस्तान के आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को मुजाहिदीन का पैटर्न्स बनाया गया, जो उनको रेफ्यूजी बेसिस और ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो गए। यूएसए और सऊदी के लिए ये वॉर फेयरली इनएक्सपेंसिव था। दोनों ने इंडिविजुअली अफगान रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए करीब $2.7 बिलियन खर्च किए। सऊदी प्राइवेट सोर्सेज से अलग से $4 बिलियन रेस किए गए। इस मेजर पावर राइवलरी का शिकार बने अफगान्स को इस वॉर की भारी कीमत चुकानी पड़ी। लगभग 1 मिलियन अफगान्स ने अपनी जान गंवाई, करीब 5 मिलियन पाकिस्तान और ईरान में रेफ्यूजीज बन गए और कई हजार अफगान्स अपने ही देश में बेघर हो गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अंत में सोवियत्स को 1989 में अफगानिस्तान से विड्रॉ करना पड़ा। वो ना ही अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी को रोकने के लिए सफिशिएंट ट्रूप्स भेज पाया और ना ही इनफ अफगान्स को उसके साथ लड़ने के लिए रिक्रूट कर पाया। आज यूक्रेन में भी रशियन फॉरेन पॉलिसी और उसकी कमजोरी का यही पैटर्न नजर आ रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन की तरह रशिया का यूक्रेन इन्वेजन भी आइडियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन से ड्रिवन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के पीछे यूक्रेन एक मेजर फैक्टर था, जिसके सेपरेट होते ही दूसरे रिपब्लिक्स यूएसएसआर से अलग होने लगे थे। इस साल लेट फरवरी में किए गए इन्वेजन को जस्टिफाई करते हुए पुतिन ने कहा कि ये मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेनियन गवर्नमेंट के द्वारा रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे किए जा रहे जेनोसाइड के खिलाफ है। रशियन एस्टैब्लिशमेंट का दावा है कि यूक्रेन को नाजीज से बचाने के लिए ये मिलिट्री ऑपरेशन बहुत ही वाइटल है। लेकिन इस क्लेम को कई इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स डिसमिस करते हुए कहते हैं कि अब यूक्रेन के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद ही एक ज्यूइश फैमिली से आते हैं जो नाजी होलोकास्ट का शिकार थे, तो वो भला यूक्रेन को नाजीफाई क्यों करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन का इन्वेजन भी जियोपॉलिटिकल राइवलरी के कॉन्टेक्स्ट में सिचुएटेड है। रशिया के लिए ये सिर्फ एक इंपीरियलिस्ट कॉन्क्वेस्ट नहीं है, बल्कि अपने नेबरहुड में नेटो के इन्फ्लुएंस को मिटाने का एक अटेम्प्ट भी है। लेकिन कई एनालिस्ट का मानना है कि अपने नेशनल प्रेस्टीज और सिक्योरिटी को सिक्योर करने के इस जंग में पुतिन अपने रेजिम को दांव पे लगा रहे हैं। पॉलिश हिस्टोरियन एडम मिचनिक का मानना है कि यूक्रेन पुतिन के लिए वही होगा जो अफगानिस्तान उस समय के रशियन लीडर लियोनिड ब्रेजनेव के लिए हुआ था। ईस्टर्न यूरोप पे रशिया के डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए मिचनिक ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड कर अपने हार का रास्ता खुद ही चुना है। फरवरी 2014 में क्राइमिया के इन्वेजन के बाद शायद पुतिन को लगा कि वह पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। क्राइमियन एपिसोड के बाद पुतिन ने साउथ ईस्टर्न यूक्रेन के सेपरेटिस्ट फोर्सेस को आर्म्स, फंड्स और दूसरे एड्स देकर मदद की और एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया जिसकी वजह से हजारों यूक्रेनियंस की जान चली गई। लेकिन रशिया की माइटी आर्मी यूक्रेनियन फोर्सेस को काउंटर करने में बेहाल हो रही है। इनफैक्ट हाल ही में खेरसोन शहर से जिस प्रकार से रशियन फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया है, उससे साफ पता चलता है कि पुतिन की सेना कमजोर पड़ रही है। यही नहीं, रशिया ने इस वॉर में वेस्ट के रिस्पॉन्स को भी अंडर एस्टिमेट किया है। नेटो मेंबर स्टेट्स द्वारा प्रोवाइड किए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री सिस्टम्स, आर्टिलरी और ड्रोन्स की मदद से यूक्रेनियन फोर्सेस ने इस जंग में एक एडवांटेज हासिल किया है। लेकिन रशिया के ये मिस एडवेंचर कोई सिंगुलर इवेंट नहीं है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बाई फोर्स
किसी भी कंट्री को कैप्चर और कंट्रोल करने के अटेम्प्ट्स अक्सर नाकामयाब हुए हैं, चाहे वो अमेरिका का वियतनाम वॉर हो या अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन। जिस तालिबान को सोवियत रशिया और फिर यूएसए दोनों रजिस्ट करते रहे, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में अपना रूल स्टैब्लिश कर चुका है। 1979 में सोवियत रशिया को यह यकीन था कि अफगानिस्तान वॉर उसके लिए क्विक और इजी होगा और उसके ट्रूप्स किसी भी रेजिस्टेंस का सामना कर पाएंगे। यही नहीं, यूएसए और उसके एलाइज दूसरे डिस्ट्रैक्शंस के कारण उनके खिलाफ कोई भी इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान में एक पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का यह ख्वाब अल्टीमेटली सोवियत रशिया के डाउनफॉल का मेजर रीजन बन गया। इस वॉर ने न सिर्फ सोवियत रशिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली एग्जॉस्ट कर दिया, बल्कि सोवियत रिपब्लिक्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा दिया था। बाकी थर्ड वर्ल्ड नेशंस को यह समझ आ गया था कि सोवियत रशिया एक रिलायबल एलाई नहीं है। आज पुतिन हिस्ट्री के इस लेसन को इग्नोर करते हुए यूक्रेन में अपने पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि राइजिंग इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से रशिया क्लियरली वीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यूक्रेनियन पॉपुलेशन के खिलाफ बढ़ती हॉस्टिलिटी और रशियन सिटीजन्स के पीछे इस वॉर को लेकर इंक्रीजिंग अनईज के चलते पुतिन के लिए इस एंटी वेस्ट प्रोपेगेंडा को मेंटेन करना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ये सच है कि 2022 का रशिया 1979 का सोवियत यूनियन नहीं है, लेकिन दोनों वॉर्स के स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों, ये जंग का सिर्फ एक पहलू है, इस जंग का एक दूसरा पहलू भी है, ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के वॉर में था, और वो है अमेरिका। ये वॉर सिर्फ रशिया की फॉल का कारण नहीं बन सकता, बल्कि अमेरिका भी इस वॉर में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। तो इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस क्राइसिस से आज यूरोप गुजर रहा है, उसमें यूरोप का रोल साफ झलकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच इस लड़ाई को लार्जली अमेरिका का एक प्रॉक्सी वॉर भी माना जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि फॉरेन वॉर्स में अमेरिका का इंटरवेंशन अक्सर उसके लिए फेलियर साबित होता आया है। आज भी जब यूरोप यूक्रेन वॉर में हो रहे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स फिर से अफगानिस्तान वाली मिस्टेक दोहरा रहा है, क्योंकि यूक्रेनियंस को आर्म करने के लिए यूएसए की स्ट्रेटजी 1980s के दौरान अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को आर्म करने के लॉजिक पे बेस्ड है। 9/11 अटैक्स के तुरंत बाद 2001 में यूएसए ने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि अलकायदा के खिलाफ ये बदले की वॉर स्विफ्ट और इजी होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये 20 साल का एक ओपन वाउंड होके रह गया और अमेरिकन बजट को सालों साल ड्रेन करता रहा। तालिबान को तो वो दबाने में कामयाब हुआ, लेकिन 9/11 मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढकर मारने में 10 साल लग गए। यूएस विक्ट्री डिक्लेयर कर घर वापस जा सकता था, लेकिन अमेरिकन ऑक्यूपेशन के खिलाफ तालिबान का रिसर्जेंस उसे एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल में एंगेज करता रहा। इस नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में काबुल गवर्नमेंट को यूएसए और उसके एलाइज फंड करते रहे और अफगान नेशनल आर्मी के सैलरीज और एक्सपेंसेस पेंटागन प्रोवाइड कराता रहा। अल्टीमेटली ये मैसिव एडवेंचर 30 अगस्त 2021 को खत्म हुआ, जब काबुल से लास्ट यूएस प्लेन टेक ऑफ कर गया। प्रेसिडेंट बाइडेन भले ही इसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस बताते हैं, लेकिन तालिबान टेक ओवर के बाद इस शर्मनाक एग्जिट ने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कमिटमेंट्स पे फिर से सवाल खड़े कर दिए। ऑफिशियल नैरेटिव के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा है, और वो बाइडेन के स्टेटमेंट में साफ झलकता है, जहां उन्होंने कहा कि अब से अमेरिका अपने मिशंस में क्लियर और अचीवेबल गोल सेट करेगा और अपने फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करेगा। लेकिन 6 महीने बाद ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एलाइज को मोबिलाइज कर न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। वॉशिंगटन ने अब तक $17 बिलियन से भी ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस यूक्रेन को प्रोवाइड कराया है। नेटो लीडर्स का कहना है कि ये यूक्रेन के ऊपर है कि वो कैसे और कब अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करेगा, लेकिन ऑब्जर्वर्स का मानना है कि नेटो के इस प्रॉक्सी वॉर का बर्डन अल्टीमेटली यूक्रेनियन आर्मी को बियर करना होगा, ठीक उसी तरह जैसे अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस और ट्राइबल मिलिशियाज को करना पड़ा था। अपने ट्रूप्स को एंगेज ना करके नेटो स्टेट्स यूक्रेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस और एम्युनिशन से सपोर्ट कर रहे हैं। इससे वही डिपेंडेंसी पैदा हो रही है जो अफगान आर्मी की यूएसए पर हुई थी, खासकर एयर पावर के मामले में। ऐसे में अगर नेटो का सपोर्ट खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन इस वॉर को हार जाएगा। अफगानिस्तान की तरह यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूएस अपने कैपेबिलिटीज और वॉर प्रोडक्शन के लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस को एड्रेस करने में नाकामयाब हो रहा है। यही नहीं, मान लीजिए अगर यूएस ने विथड्रॉ कर लिया तो क्या उसके यूरोपियन पार्टनर्स इसी एंथुसियाज्म के साथ इस वॉर को सपोर्ट कर पाएंगे? जहां एक तरफ रशिया के एग्रेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी तरफ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेटो की आदत है कि एक कॉन्फ्लिक्ट से दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना।
अक्सर उसके यूक्रेन जैसे गुड एंड जस्ट वॉर्स, लैक ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव और इंटरनल टेंशंस के चलते अफगानिस्तान जैसे बैड वॉर्स में तब्दील हो जाते हैं। आज नेटो की प्रायोरिटी है यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस के लिए केपेबल बनाना, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक जल्द ही ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां रशिया के एस्केलेशन के खिलाफ उसे अपने सपोर्ट को और भी इंटेंसिफाई करना पड़े। इनफैक्ट हाल ही में यूक्रेन बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर पोलैंड के एक विलेज में रशिया का मिसाइल अटैक नेटो के लिए डायरेक्ट चेतावनी है। ऐसे में एक क्लियर एम या आइडिया ऑफ विक्ट्री ना होने से वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ था। इसलिए इस वॉर के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा करने में यूएसए फेल हुआ तो शायद यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया कभी भी यूक्रेन और नेटो को सीरियसली नहीं ले पाएगा। दोस्तों, जिस तरह यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्रेस कर रही हैं, उससे एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया के पास कोई नया ऑफेंसिव प्लान नहीं है। उसका बढ़ता डेस्परेशन इस बात की गवाही देता है कि अब वो सिर्फ आर्टिलरी इकट्ठा करके एक के बाद एक शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पिछले कुछ महीनों से रशिया कोई भी सब्सटेंशियल गेन सिक्योर नहीं कर पा रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन ट्रूप्स ने वास्ट टेरिटरीज गवा दिए, उनके ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप डूब गया और रशिया और ऑक्युपाइड क्राइमिया के बीच का क्रूशल ब्रिज भी डिस्ट्रॉय हो गया। कीव के साथ साथ रशिया को खेरसोन में भी अपने लॉसेस से जूझना पड़ा। रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सारे ऑड्स को डिफाई करता आया है और 8 महीने के बाद भी इस वॉर के आउटकम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूक्रेन के वेस्टर्न सपोर्टर्स को याद रखनी चाहिए वो ये कि बिना किसी अकाउंटिंग के मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू स्पेंड किया गया कंटिन्यूअस फॉरेन एड यूक्रेन को इस वॉर पे ठीक उसी तरह डिपेंडेंट बना देगा जैसा अफगानिस्तान को बनाया गया था। वैसे तो यूक्रेन अफगानिस्तान जैसा पुअर और वीक स्टेट नहीं है, लेकिन अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लगातार डिस्ट्रक्शन की वजह से वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है। उधर पोस्ट 9/11 की तरह वेस्ट इस बार भी श्योर है कि वो इस वॉर में किसकी साइड में है, लेकिन कमिटमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और इसीलिए अंडर प्रेशर लिए गए डिसीजंस के कंसिक्वेंसेस से डील करना भी जरूरी है। यूक्रेन में लिए गए हर डिसीजन के वक्त यूएसए और उसके अलाइज को ये याद रखना होगा कि कई अफगान्स की जिंदगी इस वजह से तबाह हो गई क्योंकि उनसे झूठे वादे किए गए थे। जिस तरह पॉलिटिकल डिविजन्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स यूरोप और यूएसए के डिबेट्स को डोमिनेट कर रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन किस तरह गवर्नमेंटल और पब्लिक एजेंडाज में पीछे छूटता जा रहा है। इनफैक्ट उसका डिक्लाइन अफगानिस्तान से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? यूक्रेन असल में किस देश के लिए अफगानिस्तान बनेगा? प्लीज अपने लॉजिक्स कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन द वेस्ट प्रिवेंट यूक्रेन वॉर फ्रॉम टर्निंग इनटू अफगानिस्तान? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।